अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 19 रुकनी काबीना ने आज हलफ उठा लिया है। हलफ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मोहसिन नकवी, अमीर मकाम चौधरी, सालिक हुसैन, रियाज पीरजादा, राना तनवीर, जाम कमाल, अवैस लगारी, अताउल्लाह तारड़, कैसर शेख, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, आजम नजीर तारड़ और शिजा फातिमा शामिल हैं। यूँ पाकिस्तान में एक तवील निगरान सेटअप के बाद अबूरी अहद का खात्मा हो गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और सूबाई काबीना ने भी अपना अपना काम शुरू कर दिया है। हर नई हुकूमत की तरह मौजूदा वफाकी हुकूमत को भी अहम चैलेंजेस का सामना है। मईशत, सियासी अदम इस्तेहकाम, मजबूत अपोजिशन, दहशत गर्दी, इंतखाबात में धांधली की जायज़ शिकायत, अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमात, नैब और निगरान सेटअप को ख़त्म करने के वादे, KP में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हिमायत, MQM के मुतालिबात, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से तहरीक चलाने का ऐलान, सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वर्किंग रिलेशनशिप समेत बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनका हुकूमत को अगले 5 साल तक सामना करना पड़ता रहेगा। मौजूदा सदी में पाकिस्तान की असेंबलियां तो अपनी मयाद पूरी करती रही हैं, मगर इसके बावजूद मुल्क को सियासी इस्तेहकाम नसीब नहीं हो रहा है। धरने, लॉन्ग मार्चेस, लॉकडाउन्स, पनामा, अकामा, इस्टेब्लिशमेंट पर सियासी निज़ाम में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम, तहरीक अदम एतमाद, लीडरों पर झूठे सच्चे मुकदमात और फिर तवील अरसे तक चलने वाला निगरान सेटअप। ऐसे में सवाल यही है कि मौजूदा सेटअप क्या पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेहकाम अता कर पाएगा? अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए दूसरी जमातों पर इन्हिसार करने वाली हुकूमत क्या मुल्की मामलात में बड़े बड़े फैसले करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर सूरत हाल मजीद अदम इस्तेहकाम की जानिब भी जा सकती है? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। मुफाहिमती जोड़ी शहबाज और जरदारी, नया सेटअप मुकम्मल, क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का सफ़र शुरू होगा? हसन निसार साहब, आपको लगता है अब जो नई हुकूमत बन गई है, 5 साल का मामला है, हम सियासी इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ेंगे और मजीद बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि नए सेटअप में नया क्या है, और दूसरा ये है कि वाकई सेटअप मुकम्मल हो चुका है और ये कोई जुगाड़ या अरेंजमेंट नहीं है, वाकई एक सेटअप है। सही। देखिए ना, मतलब हैंडीकैप्ड आदमी को ज़रा थोड़ी आसरे की ज़रूरत होती है। अच्छा, और अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से आप भी और कौम भी मुबारकबाद कबूल फरमाएं, ठीक है। रह गई मुफाहमत, तो आयशा, हाथ की उंगलियां 2 वक्त इकट्ठी होती हैं मेनली। एक अपने दिफा के वक्त, ठीक है, थप्पड़ या मुक्का मारना हो, जान छुड़ानी हो, या खाते वक्त। सो सिचुएशन पे मुनहसर है। बाकी रह गया आपका इस्तेहकाम, और इस्तेहकाम की ख्वाहिश आपकी नेक है, लेकिन ख्वाहिशें पालना जो है ना, ये आसान है, मुर्गी पालना मुश्किल है। मुर्गियाँ बकरियाँ पालना मुश्किल काम है। इसलिए इस्तेहकाम के बारे में तो मैं कोई ज़मानत नहीं दे सकता। और 5 साल का भी आपने विर्द किया है, उसके बारे में भी मुझे शकूक है। चलें, आपके शकूक को वहीं छोड़ते हुए सवाल तो मैंने ज़ाहिर बात करना है, आपने मेरे सामने 2 सवाल रखे, मैं उन्हीं का जवाब आपसे चाहती हूँ। आपको नए सेटअप में नया क्या लगा है, और आपके ख्याल में केपेबल है ये नया सेटअप नई काबीना डिलीवर करने के लिए? नहीं, कैपेबिलिटी जो है ना, ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। अच्छा। मैं 10 kg 20 kg उठा सकता हूँ, अबसार साहब 1 मन उठा सकते हैं, आप 5 मन उठा सकती होंगी। ये इस जोगे नहीं है, ये सवाल पूछने नहीं चाहिए। ये कोई नए लोग हैं, बार बार आजमाए हुए लोग हैं। करो, मोमिन तो कहते हैं एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। ये तो पता नहीं, इनकी तो मुझे बारियां और गिनतियां ही भूल गई हैं। They will not be able to deliver. Finished. और इसके हार्ड फैक्ट्स हैं, ये हवाई बयान नहीं है, तफसील लंबी हो जाएगी। So, आपको डिलीवर करने की सलाहियत पर भी आपका जवाब ही है? बिल्कुल 100%। ये 15% भी डिलीवर कर दें तो मुझे हैरत होगी। जी,
ठीक है जी। अब सर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुशावरत के बाद एक तो एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया, वह बलोचिस्तान सिंध KPK में से जलसे करेंगे और आगाज़ सिंध से करने जा रहे हैं। अभी मुफाहमत की भी बात हुई है। अभी तक तो मौलाना साहब जो कुछ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ने एफर्ट की है वो उनकी बात नहीं समझ सके ना अपनी समझा सके हैं। अब आपके ख्याल में ये जो सदर वजीर आजम साहब हैं, ये मौलाना साहब को जल्दी मुफाहमत की तरफ ले आएंगे या फिर प्रेसिडेंट जरदारी का कोई अहम रोल हो सकता है इमरान खान साहब से मुफाहमत को लेकर? मौलाना फजलुर रहमान साहब तो तकरीबन आधी मुफाहमत कर ही चुके हैं। हाँ? आपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाले दिन महमूद अच्छे साहब का अगर बयान सुना हो, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब गायब हो गए थे, कहीं वोट डाले नहीं आए, तो उन्होंने वोट तो नहीं डाला, आसिफ जरदारी साहब के हक़ में नहीं डाला तो उनके ख़िलाफ़ भी नहीं डाला, तो इसलिए आधी मुफाहमत तो हो गई है। बाकी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। उस पर वो क्या कहते हैं कि उम्मीद का दर खुला रहना चाहिए। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, ये एक बात हो रही है कि इमरान खान साहब से मुफाहमत आसिफ अली जरदारी साहब के ज़रिए की जाएगी या करवाई जाएगी, तो वो भी हो जाए तो कोई उसमें बुराई तो नहीं है। अगर सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, देखिए पॉजिटिव साइड, अगर आपने ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी सोच सकते हैं। पॉजिटिव अगर आप सोचें तो हो सकता है तमाम सियासी जमातों में मिनिमम कॉमन एजेंडा पे मुफाहमत हो जाए और वो अब जो इंतखाबी अमल है, जो सियासी अमल है, उसको बेहतर करने के लिए कोई और लेजिस्लेशन कर लें कंसेंसस के साथ, और फिर एक इत्तेफाक कर लें कि अगले इंतखाबात कब होने हैं। ये है पॉजिटिव। इस दौरान मार्केट में इस्तेहकाम रहेगा, मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा और थोड़ी सी मईशत का पहिया चल पड़ेगा, जो सबके फ़ायदे में है। नेगेटिव साइड इसकी ये है कि इसमें भी हर कोई अपनी अपनी अगर गेम खेल रहा हो, जो कि मुझे डर लगता है कि खेलते हैं और खेली जाएगी, उसमें फिर मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी है। उसमें अगर मुफाहमत किसी के साथ होगी भी तो किसी के ख़िलाफ़ होगी, कि वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं होगी। और मुझे यहाँ ये याद आ रहा है कि शहजाद चौधरी साहब मुसलसल कहते रहे इंतखाबात से पहले, मुझे ज़ाहिर है उस पर बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होती थी, वो कहते रहे कि हाइब्रिड निज़ाम चलेगा अभी। तो मुझे तो यही लग रहा है, अभी मुझे खुशी नहीं है इस बात की, मुझे यही लग रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम चलना है और चलाया जा रहा है। और उसके बेहतरीन जो पुराने इंजन के अच्छे ड्राइवर पाकिस्तान में तो बहुत हैं। रेलवे के इंजन देख लें कितने पुराने हैं, लेकिन ड्राइवर अच्छे मिल जाते हैं तो वो गाड़ी को। अब सर साहब आपसे फिर सवाल है, आप कह रहे हैं कि निज़ाम तो कोई भी चले, यहाँ तो जमहूरियत को भी बहुत बातें हैं, फिर जमहूरियत की असल एसेंस भी नज़र नहीं आती है। ये निज़ाम जो चलाने की कोशिश की जा रही है, जिस सूरत में बना के चलाया जा रहा है, ये हमें आपको डिलीवर करता नज़र आता है? हमें सियासी इस्तेहकाम का सफ़र शुरू होगा इसके साथ? देखिए, जो माजी की अगर आप बात करें तो नहीं डिलीवर किया इस निज़ाम ने। इस निज़ाम ने तबाही की है। आप पिछले 7.5 साल की कारकर्दगी उठा के देख लें, तमाम मुआशी इशारिये जिसे कहते हैं वो आप चेक कर लें। मसलन महंगाई कितनी थी, डॉलर रुपी रेट का क्या रेशो थी 7.5 साल पहले, आज क्या है, GDP ग्रोथ उस वक्त कितनी थी, आज क्या है, ये सारी चीज़ें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उस वक्त कितने थे, आज कितने हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस कितनी थी, बिजली और गैस के बिल उस वक्त कितने थे, आज कितने हैं, लोगों की आमदन उस वक्त कितनी थी, आज कितनी है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम नीचे गए हैं। तो खुशहाल कौन हुआ है? हाइब्रिड वाले हुए होंगे, तो आई डोंट नो, मुझे ज़ाती तौर पे कोई ऐसा। आपने कहा ना कि अच्छे ड्राइवर हैं, तो फिर इसका मतलब है ड्राइवर तो अच्छे नहीं है, अगर फिर वही पुराने ड्राइवर ही हैं हमारे पास। नहीं, ड्राइवर कैसे डिलीवर करें? पुराना इंजन है ये हाइब्रिड निज़ाम, उसके नए ड्राइवर लाए गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के। वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नहीं थे अभी कुछ चंद महीने पहले भी कि जरदारी साहब एक कोई पॉजिटिविटी ऐड करने जा रहे हैं इसमें? नहीं, उसमें फ़र्क था। उसमें आरिफ अलवी वज़ीर आज़म थे और उनकी वजह से काफ़ी वो दो अलग अलग समतों में इंजन को ले जाना चाह रहे थे। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों में ये समझ ले रेस होगी कि कौन पहले पहुंच के सलाम करता है, कौन पहले स्टेशन चीज़ें ठीक करता है। तो इसका मतलब है कि मुफाहिमत का स्टेशन मास्टर को। अच्छा, ठीक है। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। हम अभी बात हुई कि उम्मीद का दर खुला रहना चाहिए, रखना भी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस मुल्क को मूव ऑन करने के लिए, उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए कि जो इन्वेस्टर भी यहाँ पर कर सके। इस हुकूमत के लिए आपको लगता है कौन कौन से इशूज़ रेड लाइन साबित हो सकते हैं? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा अपने तज्ज़िये के अंदर कि क्या क्या चीज़ें
इसको बेहतर कर सकती हैं और क्या इसके माने आ सकती हैं, यानी इस इस्तेकाम के जिसकी तलाश में पूरा पाकिस्तान इस वक्त निकला हुआ। और ख़ास तौर पर आपका सवाल सियासी इस्तेकाम के बारे में, तो इसलिए इस्तेकाम है क्या, सियासी इस्तेकाम जिसे आप कह रही हैं कि ये जो निज़ाम बन गया है ये किसी तरीके से चलता रहे। अगर ये चलता रहे कुछ वक्त के ऊपर, 3 साल 4 साल प्रेफरेबली 5 साल, तो फिर हम कहेंगे कि सियासी इस्तेकाम अपनी जगह पे मौजूद रहा। क्या इसके अंदर रखना पड़ सकता है? पड़ सकता है। अच्छा, लेकिन उसके साथ फिर एक और इस्तेकाम है जिसको हम भूल जाते हैं। सियासी इस्तेकाम मुंसलिक है मुआशी इस्तेकाम के साथ, और मुआशी इस्तेकाम जो है उसका दारोमदार या उसका जो सेंट्रल फोकस है वो SIFC है। इस 2 अल्फाज से SIFC कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि अबसार साहब ने अपना जो 2 रकत नमाज है वो उस तरफ करके कोई नियत कर ली होगी, ज़रूरी है कर लें। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी SIFC आप कहेंगे तो अगर कैसे नहीं कामयाब हो जाता है, अबसार साहब तो रेडी हैं, बस चाह रहे हैं चीजें चलें सही किसी तरफ, वो कहीं भी। अच्छा ठीक है, हाँ, ऐसा तो SIFC अगर कामयाब हो जाती है तो फिर ये इस्तेकाम भी जारी रहेगा। सियासी इस्तेकाम की बात कर रहा हूँ। तो माशी इस्तेकाम पहलू, मिसाल के तौर पे सियासी इस्तेकाम जो है ये अपने तौर पे बहुत तगड़ा है, अपनी जगह पे मौजूद है। जरदारी साहब भी बहुत अच्छे हो गए, सारा निज़ाम भी अपने तौर पे बड़ा बेहतरीन मुंसलिक है, लेकिन माशी तौर पर आपका दिवालिया अल्लाह ना करे हो गया। उसके बाद फिर जो अवाम उठते हैं तो फिर वो कोई इस्तेकाम अपनी जगह पे मौजूद नहीं रहता। इसका भी हमें बड़े वाज़ेह है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें मुंसलिक हैं, आपके साथ जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। और SIFC का या हमारी माशी निज़ाम का कामयाब होना पहली शर्त है जो कि इस्तेकाम का बायस बनेगी, सियासी इस्तेकाम का। जो दूसरा बड़ा आंसर है, और अगर नहीं बनता, मिसाल के तौर पे माशी बेहतरी नहीं आती और 6 महीने साल 1.5 साल के बाद, तो फिर वो ये नहीं कहेंगे कि SIFC फेल हुआ, वो कहेंगे ये टीम नालायक थी, यानी वजीर आजम नालायक था, उसकी टीम नालायक थी। तो जब ऐसा मौका आता है तो फिर जहां पर लोग बैठे हुए हैं, जहां पर जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, फिर ऑल्टरनेट जो एवेन्यूज है उनकी तलाश शुरू हो जाती है। और जरदारी साहब तो है ही मुफाहमत के बादशाह, और ऐसी सूरत में एक आदमी ऐसा है जो जेल में बैठा हुआ है, वो भी मिल सकता है सबके साथ और कह सकता है। उसमें अब जरदारी साहब का मेन फोकस ये है कि किसी न किसी तरीके से अगली हुकूमत बिलावल भुट्टो की बने। अब कितना वो जो अडियाला वाले हैं वो कितना मानते हैं इनकी बात के जी हाँ हम दे देते हैं अगली हुकूमत, जब तक हमारी भी तमाम मामला साफ शफाफ हो जाएं और अगली हुकूमत बिलावल भुट्टो को दे दे, फिर तो जरदारी साहब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि छलांगे मारते उस मफाहमत की तरफ जाएंगे अगर ये वाला काम फेल हो जाता। ठीक हो गया। और वैसे भी जरदारी साहब का जो पूरा फोकस है वो 5 साल के इस 3 साल 4 साल इसके बाद का है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी है और बिलावल भुट्टो की बारी है। तो इसलिए जिस तरफ पलड़ा जरदारी साहब का ज्यादा हो जाएगा उस तरफ, लेकिन इसमें SIFC को भी कमजोर मत जाने, उनका और जरदारी साहब का आपस का जो तल्लक है वो भी काफी स्ट्रांग है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसी चीजें अभी भी थोड़ी बहुत हवा में हैं, बट अ गुड स्टार्ट, एक बेहतर स्टार्ट है। देखिए कब तक चलता है, कब शहजाद साहब आप जिसे गुड स्टार्ट कह रहे हैं, मुख्तसर सा कमेंट इस पे कर दीजिएगा, जिसे आप ये कह रहे हैं कि अगर माशी तौर पे चीजें ना हुई तो कहा जाएगा कि टीम केपेबल नहीं थी। जरा मुझे टीम, शहबाज साहब पहले भी वजारत उज़्मा पे भी रहे, क्या शहबाज साहब ने एक केपेबल टीम को चुना है, डिलीवर करने वाली टीम को चुना है? गुजारी मतलब गुजर चुके इस सारी चीज से, तो उसकी टीम पे क्या कॉमेंट है आपका? शहबाज साहब ने चुना है, क्या आपको इसका यकीन है कि उन्होंने चुना? मैं तो आपको पूछ रही हूँ सर। पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो उसका, तो इसलिए मेरा मतलब कहने का ये है कि शहबाज साहब जो हैं ये वजीर आजम जरूर हैं और वजीर आजम होना चाहिए और काम करना चाहिए, लेकिन देखिए बात ये है इस वक्त क्या हमने, और अगर ये ना भी चुनते और किसी और को ले आते, अपने किसी बंदे को ले आते, तो इनके पास क्या है? राना तनवीर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत कमाल के आदमी हैं, उनको कोई भी वजारत दे दें। अब मुझे तो खुरम दस्तगीर बाहर है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो काबिलियत हम लेके आते हैं और फिर सेक्रेटरी वही हैं जो DMG वाले, घूम फिर के वही लोग, कभी वो सेहत में होते हैं, कभी फाइनेंस में होते हैं, कभी रेवेन्यू में होते हैं, कभी किसी और चीज, यही वही DMG है सबका सब। तो इसलिए जब तक मेरी नजर, तो मैं हमेशा से कहता हूँ टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है इस मुल्क के अंदर जो कि एक बेहतर गाइडेंस दे सके। हाँ, साथ हमारे सियासी लीडरान भी होने चाहिए जो कि जिम्मेदारी उठाएं क्योंकि उनके पास मैंडेट है। ठीक है, ये गाइड करें, वो जिम्मेदारियां उठाएं, फैसले करें और उसके हिसाब से मामलात को चलें। इनका काम इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत से काम है, ये जरूरी नहीं कि माशी ही हो,
बहुत से और काम है जिनके ऊपर के वज़ीर आज़म को अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलेगा। इसलिए ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, ये कोई सिर्फ एक चीज़ पे बुनियाद नहीं बनेगी। लेकिन इस हुकूमत में जो उनकी काबीना बनी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जाहिर है कि वहां पर प्लेस किए गए हैं, शायद इस नजरिए के साथ कि पाकिस्तान बेहतर तौर पे आगे चल पाए इन मुश्किल हालात के अंदर। दुरुस्त है। अब सर साहब मैं आपको लेती हूँ, ज़ैगम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ज़ैगम साहब, एक मुर्गी और अंडे की पुरानी बहस है, जितनी ऊपर गुफ्तगू हुई इसको अगर समअप करके आपके सामने रखूं, क्या माशी अदम इस्तेहकाम सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है, या फिर सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी इस्तेहकाम नसीब नहीं होगा? क्योंकि एहतजाज की कॉल्स हैं, एक जानी PTI यानी SIC और दूसरी JUI ने भी दे दी। कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के जो माशी मसले हैं वो सियासी मसलों से पैदा होते हैं, वो गवर्नेंस से पैदा होते हैं, वो सियासत से पैदा होते हैं। हमारा मसला मईशत नहीं है, इकानमी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल इकानमी है। और हमारे यहाँ कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। अब सियासी इस्तेहकाम देखिए क्या बला होता है। सियासी इस्तेहकाम होता है बोरियत। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है उसमें यकसानियत है, एक जैसा चला जा रहा है। आपको पता है कब इलेक्शन होगा तो हो जाएगा, आपको पता है कौन सी पार्टियां हैं लड़ेंगी तो लड़ जाएंगी, जो जीतेगा वो जीत जाएगा, हारने वाला मान जाएगा। एक बात कि सिस्टम में स्टेबिलिटी और सिस्टम में प्रेडिक्टेबिलिटी, ये दो चीजें होती हैं सियासी इस्तेहकाम। क्या आप आज कह सकते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? क्या आप कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है 5 साल बाद होंगे? क्या हम आज कह सकते हैं कि जो निगरान हुकूमत आएगी वो वक्त पर, जो कायन में मैंडेटेड टाइम है उसी में इलेक्शन कराएगी? अभी हमने देखा कि 6 महीने और साल बाद इलेक्शन हुआ। तो कहां से आया सियासी इस्तेहकाम? और ऐसे हालात में जब सबसे बड़ी जो सियासी जमात है जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए, वो ना इलेक्शन को मानती है, ना वो पार्लियामेंट को मानती है, ना वो हुकूमत को मानती है। जाहिर है जमहूरियत तो दो तरफों का नाम है ना। जो पार्लियामेंट है उसमें एक तरफ ऐवान के लोग होते हैं, हुकूमत के लोग होते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन के लोग होते हैं। अगर दोनों मुत्तफिक हों तो तभी सियासत में स्टेबिलिटी आती है, जमहूरियत में तब स्टेबिलिटी आती है। फिर आप 3 चीजें देख लेते हैं हम जल्दी से। हमारा पॉलिटिकल कल्चर, हमारी नॉर्म्स क्या हैं, क्या एक दूसरे को सियासतदान बर्दाश्त करते हैं, क्या सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, किस तरह की अकरबा परवरी है हमारी सियासी जमातों में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, किस तरह मेरिट की नफी की जाती है, किस तरह रिश्तेदारों को भर्ती किया जाता है, किस तरह नौजवानों को बाहर रखा जाता है। चंद 100 खानदान जो हैं ये उनकी सियासत है और करोड़ों लोग बाहर हैं और नाराज हैं। दूसरी बात पॉलिटिकल सिस्टम कि कितनी वीक हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरह बगैर सिस्टम के वो चल रही हैं। और तीसरी चीज सिविल मिलिट्री रिलेशंस। आज तक एक हुकूमत भी नहीं आई ऐसी जिसका इख्तिताम सिविल मिलिट्री तनाज़े की सूरत में ना हुआ हो, एक भी ऐसी हुकूमत नहीं आई। तो इस हुकूमत के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत होगी जिसका सिविल मिलिट्री तनाज़ा नहीं होगा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट से मामला नहीं होगा, जो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं झगड़ेगी या इस्टेब्लिशमेंट जिसको गर्दन से नहीं दबोचेगी। मतलब आप कह रहे हैं ये अनहोनी नहीं हो सकती यहाँ पर? ऐसे आसार नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि वाकई। देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, हो सकता है जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा वो हो जाए, लेकिन जो इस वक्त नजर आ रहा है उसमें सियासी इस्तेहकाम नहीं है। अगर आप रोयत हिलाल कमेटी वालों से दूरबीन मांगें, अब्दुल खुबैर आज़ाद साहब है मेरा ख्याल है आपके शहर के, जो आजकल चेयरमैन हैं, उनसे दूरबीन लेके आप छत पे चढ़ जाएं तो भी आपको सियासी इस्तेहकाम नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। अब सर साहब पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। शहजाद साहब मैं आपसे लेती हूँ। देखिए, शहजाद साहब ने 2 बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, आपको उस पर गौर करना चाहिए और हमारे नाजरीन को भी गौर करना चाहिए। ये शहजाद साहब की वजह से नहीं मैं बात कर रही, ये हमारे यहाँ एक परसेप्शन है बहुत सारे लोगों में और इसको एक हकीकत के तौर पे कबूल भी किया जाता है। वो क्या है 2 बातें दिलचस्प। उन्होंने कहा कि SIFC जिसकी इतनी तारीफ़ें की जाती हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ा अफ्तारी भी उधर ही उस तरफ मुँह करके किया करूँ आइंदा से।
SIFC काम करेगी, ठीक है जी, और उस काम का क्रेडिट जाएगा अगर हो गया तो SIFC को, बिल्कुल। लेकिन अगर नाकाम हो गया, कुछ ना हुआ, तो किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। ठीक, ये बात आपने नोट की। दूसरी बात क्या की? दूसरी बात ये कि आपने शहबाज शरीफ की टीम का जिक्र किया कि शहबाज शरीफ ने टीम बनाई। उस पर पूछा गया आपसे क्या ये टीम शहबाज शरीफ की है, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी सियाणी हैं। चले, मैं भी नहीं देता, आपसे कुछ तो सीखूंगा ही, मैं भी नहीं जवाब देता। किसने बनाई ये टीम? शहबाज शरीफ की नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई ना, प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम है, और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब टीम ही नहीं बना रहे तो फिर कोई भी मसला कैसे हल करेंगे मेरा और आपका? चलें, यही बात मान लेते हैं। तो जिसने भी ये टीम बनाई है ना, फिर इसके नाकाम होने का क्रेडिट भी उधर ही जाना चाहिए। मतलब आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं सारा क्रेडिट और डिस्क्रेडिट भी। मैं शहबाज शरीफ साहब को मशवरा भी नहीं दे सकता, मैं तो एक बात कर सकता हूँ कि यही हम कहते हैं सियासतदानों को कि काम अगर करना है, टीम भी अपनी बनाओ, जिम्मेदारी भी लो, फेलियर की भी और पास होने की भी। ये कोई बात नहीं है कि जी आपको कोई पकड़ के धागों से पीछे चलाता रहे, मुंह के बल गिरो तो देखो इसे तो कुश्ती नहीं करनी आती, और अगर जीत गया तो कहेंगे मैंने कुश्ती खिलाई। सर, हार और जीत दोनों की जिम्मेदारी कप्तान पे ही है, टीम कामयाब है या नाकाम। आयशा जी, ये बदनीयती है, ये वो बदनीयती है जो हमारे मुल्क को आगे नहीं जाने देती, क्योंकि हमारे जो कारसाज है ना, और हमारी जो सियासी जमातों के लीडर हैं, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। जी शहजाद साहब, किस किस को हम पूछें, नियतों को पूछें या? आयशा मेरे जैसा, मैं तो बहुत नालायक आदमी हूँ। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, नवाज शरीफ साहब उनके बड़े भाई हैं, जरदारी साहब बादशाह हैं, PhD हैं आप लोग कहते हैं। अगर मुझ जैसा नालायक आदमी ये समझ बैठा ये बातें, तो जितनी अफसार साहब ने बातें की हैं, इन तीनों को समझ नहीं आई। जब ये हो रहा था सब कुछ, ये जब इनको हुकूमत में आ रहे थे और ले रहे थे ये हुकूमत के सारे जो पोजीशन संभाल रहे थे, यही बात है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने मान लिया है, नवाज शरीफ साहब ने भी हाँ कर दिया, आशीर्वाद दे दी है, और जरदारी साहब सदर बन गए हैं और आज वजारतें भी बट गई हैं, तो उसके बाद फिर अब पीछे रह क्या जाता है अफसार साहब का इसके ऊपर कोई शिकायत करना? या मैं तो एक तज्जिया दिया है, उस तज्जिए को बदकिस्मती से ये लोग क्या कहते हैं सिंकर सब कुछ अपने अंदर हजम कर बैठे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक छोटी सी बात कर लूं। देखिए उसूल एक छोटी सी बात, उसूल उस वक्त लागू होते हैं जब हर चीज नॉर्मल हो, जिस तरीके से गुज़ागम साहब कह रहे थे। जब कोई अब नॉर्मल हालात हों तो फिर उसूल पीछे रह जाते हैं। इश्ताल जो होता है, इश्ताल किसी भी किस्म का हो, उस वक्त तक जब तक उबाल में रहेगा, कुछ देर तक रहेगा, फिर देगचा सूख जाता है और पानी धुआं बन के उड़ जाता है, कुछ भी नहीं रहता उसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तो ये पता करना चाहिए कि कब उस उबाल को आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। तो जितनी ऑपोजिशन आपको नजर आ रही है ना, इसको संभालने का भी एक तरीका होता है, और मेरा ख्याल है इस वक्त काफी हद तक बेहतर तौर पे संभल रही है ये उबाल, वरना धुआं बढ़ के उड़ जाएगा और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद को खास जान रह जाएगी। उम्मीद, देखिए बहुत सारी चीजें ओपन है, लेट्स सी हाउ डू दे ऑल इंटरेक्ट और किस तरीके से मामला था। ठीक हो गया जी। जब वजारतें भी बढ़ गई तो क्या कि पैनल ने कहा कि उम्मीद का दर खुला रखना चाहिए, यानी उम्मीद रखें, मगर ये याद रखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम आप हैं, टीम आपकी है, तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनेगी। मगर ये भी सही कहा गया है कि जो जरदारी साहब हैं, पलड़ा उनका भारी है और वो है मुफाहिमत के बादशाह, उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद रहेंगे, तो शहबाज साहब को आंखें खुली रखना होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे रमजानुल मुबारक आ गया है और वो लोग जो पूरे साल की कमाई इसी एक महीने में करना चाहते हैं, वो भी अपने नाखून तेज करके तैयार हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रमजानुल मुबारक का आगाज हो गया है। आप सबको रमजान की सातों की मुबारकबाद देंगे, मगर रमजान की आमद से कबल ही हमारे यहाँ अशिया खुरोनोश महंगे दामों फरोख्त होने लग जाती हैं। सरकारी दाम नज़रअंदाज होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मार्च के पहले हफ्ते से अब तक महंगाई की शरह में 1.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई का मजमूई नंबर 32.39% पर पहुंच गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया, मगर ताहाल सस्ते रमज़ान बाजार भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रहे हैं। गोश्त, सब्जी, दालें, फल, खजूर समेत दीगर अशिया आवाम के लिए खरीदना मुश्किल हो चुका है। लाहौर में ही चिकन 590 रुपए से बढ़कर 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है।
5 रोज कबल 120 रुपए में मिलने वाला प्याज अब 350 रुपए किलो में मुयस्सर है, जबकि 80 रुपए किलो में मिलने वाला टमाटर 180 रुपए किलो हो गया है। फल और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी बड़ा इजाफा देखने में आया है। दीगर कई वजूहात के साथ साथ प्राइस कंट्रोलिंग का जदीद और फाल निज़ाम ना होना भी महंगाई की एक बड़ी वजह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी आज सिस्टम की इस नाकामी का एतराफ़ किया है कि कीमतों को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में कीमतें नीचे आती हैं लेकिन हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। वैसे तो महंगाई पूरा साल ही चलती है, मगर हर साल रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई में गैर मामूली इजाफा एक मामूल बन चुका है, एक आदत बन गई है। इसके बरक्स दुनिया भर में रमज़ान या दीगर त्योहारों के मौके पर हुकूमत, सनतकार, कारोबारी अफराद और बड़े बड़े स्टोर्स अखलाकी तौर पर ही अशिया सस्ती कर देते हैं ताकि माशरे के तमाम तबकात त्यौहार का हिस्सा बन सके। जबकि हमारे यहाँ ये हाल है कि वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक बाजारों में डाकू ज़ख़ीरा अंदोज बैठे हैं जो रमज़ानुल मुबारक के आते ही मुतहर्रिक हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए कमाई का बड़ा ज़रिया बन चुका है। हकीकत यही है कि हुकूमतों की नाअहली हो या ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बेहिसी, भुगतना अवाम को ही पड़ता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए, रमज़ान मुबारक की आमद, दुनिया भर में अशिया सस्ती, पाकिस्तान में महंगी, रहमतों बरकतों वाला महीना अवाम के लिए माशी तौर पर जहमत क्यों बना दिया जाता है? हसन निसार साहब, क्यों ऐसा होता है? अब तो सूबाई हुकूमतों का मामला है, उनकी नाअहली कहें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बेहिसी कहें, क्योंकि नज़ला तो अवाम पर ही गिरता है। देखें, आपने अभी ख्वाजा आसिफ का हवाला दिया, मुझे मुद्दतों बाद इस आदमी की को बात अच्छी लगी है, लेकिन ये बात अधूरी की है उसने। चोर डाकू जेब कुतरे सिर्फ बाजारों में नहीं है, इट इज़ द सोसाइटी ऑफ सबमैन एंड मैनिमल्स। ये मैं नौजवान बच्चों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि उनको दिक्कत ना हो। सबमैन कहते हैं इंसान होने से चंद स्टेप्स नीचे है इंसान, लेकिन इंसान होना। अच्छा, मैनिमल कहते हैं मैन और एनिमल का मजमुआ। अच्छा, आप गौर करें आयशा, आप भी, आपकी जगह मैं होता, मैं यही करता, शहजाद भाई होते, यही अफसार साहब होते, जैगम साहब होते। हमारा अपना माइंडसेट कितना परागंदा, आलूदा और डिस्टॉर्टेड है कि हम भी इतना धकेल दिए गए हैं। वी आर स्लाइटली बेटर देन, मतलब और तरह के थोड़ा मुख्तलिफ लोग हैं। हम भी सिर्फ इस मखसूस महीने में महंगाई पे फोकस और शोर कर रहे हैं। इसको इंटरप्रेट करो। हम खुद इस गलाजत का इस तरह का हिस्सा बन गए हैं। हम रमजानुल व्हाई नॉट अदर मंथ्स, उन महीनों में दांत झड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती। ये बड़े बड़े एड्स के ऊपर, बड़े बड़े डाइनिंग टेबल्स के ऊपर जो खाने हैं वो नहीं। मैंने कहा इट्स अ सोसाइटी ऑफ मैनिमल्स एंड सबमैन। अच्छा, मुझे बताएं कि इस मखसूस महीने में महंगाई पे बड़ा फोकस है, शोर है। ओ भाई, बाकी महीनों में मुसलमानी हराम है। मुझे बताएं, 11 महीने में जिस कमीनगी, खुदगर्जी, बदकिरदारी की प्रैक्टिस करता हूं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू बिहेव एक खास महीने के लिए? वजह भाई, मैं सरतापा एक मकरू आदमी। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी पते की बात की है। ये जो हम अपनी तारीफें, अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं ना, और उम्मीदें शुमीदें, किस बात की उम्मीद? उम्मीद का ताल्लुक, देखें बात सुने, हमारा तकिया कलाम है, अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह ने बगदाद से तक नहीं रहम किया, बिल्कुल। मदीना में जो हुआ मैं बता नहीं सकता। पहली बार मुसलमान बच्चों, औरतों और मर्दों के साथ, वो भी यजीद का भेजा हुआ शामी लश्कर, अल्लाह ने ठेका नहीं लिया हुआ। उसके रहमो करम की कुछ शराइत हैं, ये कंडीशनल होता है। दुरुस्त। वो जन्नतों वाला है तो जहन्नम में भी उसी ने बनाए हुए हैं। ये गैर मंतकी सवाल है, क्योंकि ये माशरा टॉप टू टॉप, जिसका जबड़ा है वो इतनी बोटी उतारता है, जिसकी चोंच है वो इतनी। सो ये सवाल, ये मखलूक जो है ना, ये बस ऐसा ही है। छोड़ दो आप, ये तो गदागरों को लूटने से बाज नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, भिखारियों को लूटने वाले। दुरुस्त।
ज़ैगम साहब, एक तरफ रमज़ान पैकेज है, वज़ीर आज़म 12.5 अरब का पैकेज दे रहे हैं, सिंध की हुकूमत 22.5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दे रही है, केपी की हुकूमत 8.5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दे रही है, पंजाब में 75 लाख घरानों तक राशन पैकेज पहुंचाए जा रहे हैं, फिर आपके पास सस्ते बाजार रमज़ान बाजार मौजूद हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी महंगाई किसी के कंट्रोल में नहीं है, और जो मर्जी कहें, जैसे चांद के 2 महीनों पे ही चांद का मामला बनता है, बाकी 9-10 महीने कोई नहीं पूछता है कि चांद कब निकला कब नहीं निकला, पर 2 महीनों के ऊपर पूरी कौम की नजर सिर्फ चांद पे होती है। तो इस 1 महीने में आके शायद ये मामला भी ज्यादा तेज हो जाता है। गलत कहां पर है हम, गलती किसकी है, में कहां लूप होल है? देखिए, जिस तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश की जाती है उस तरीके से ये मसला हल हो नहीं सकता। अच्छी बात है, हुकूमत अगर गरीबों की मदद करती है रमज़ान में तो वो ठीक है, लेकिन महंगाई का मसला तो इससे हल नहीं होता। 2 वजूहात हैं और एक हल है। पहली वजह क्या है? सप्लाई एंड डिमांड। ठीक, ये वो महीना है जब सब लोग खर्च करते हैं, खुल के खर्च करते हैं, बहुत डिमांड होती है। जो लोग 11 महीने फल नहीं खाते वो इस 1 महीने में फल खाते हैं, जो 11 महीने गोश्त नहीं खाते वो इस महीने में गोश्त खाते हैं, सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। और लोग सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये सब चीज़ें दूसरों को देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो सप्लाई और डिमांड में अदम तवाजुन होता है। देखिए, जो कीमतों का इस्तेकाम होता है वो एक थोड़े से सरप्लस से होता है। 100 चीज़ों की ज़रूरत है, मार्केट में 103 चीज़ें मौजूद हैं तो 100 रुपया किलो। 100 चीज़ों की ज़रूरत है, मार्केट में 95 चीज़ें मौजूद हैं तो 250 रुपया फी किलो। इस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड का असूल होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी। दुकानदार और होलसेलर अपनी कमाई में बरकत के लिए रमज़ान से पहले ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, होर्डिंग करते हैं, सप्लाई को वो शार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। एक तो फितरी तौर पर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, फिर वो मसनूई तौर पर सप्लाई को कम कर देते हैं। अब हल तो इसका सिर्फ एक ही है कि आप सप्लाई बढ़ाएं। अब सप्लाई कहाँ से बढ़ाएं? मुल्क में तो जो सप्लाई है वो वही कुछ मौजूद है। ये जो पेरिशेबल फूड के आइटम्स हैं, इसकी सप्लाई बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप हमसायों से मंगवाएं, ठीक है, हमसायों से ट्रेड करें। मिसाल के तौर पर भारत में मुसलमान जो है वो 20% है, 80% तो मुसलमान नहीं है, तो वहां तो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती होगी, कीमतों में तब्दीली नहीं आती होगी, तो आप वहां से मंगवाएं। आप ईरान अफगानिस्तान से मंगवा सकते हैं, वहां से मंगाएं। जो शॉर्टेज क्रिएट हुई है आप उसको काउंटर कर दें, वो 5-10% जो कमी पैदा हुई है वो काउंटर कर दें तो कीमत स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, ठीक हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और अबसार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। निगरान सेटअप में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की गई। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी तो उन्होंने खास तौर पर पैगाम दिया कि सख्त कार्रवाई होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। मगर शहजाद साहब, फिर मरियम नवाज ने यह भी बताया गुफ्तगू में कि बदकिस्मती से पंजाब में मुस्तहिक़ अफराद का डाटा नहीं है। ये भी बताया कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि माशी तौर पर ज़हमत बनना, निज़ाम में कोई कमी है कि मुसीबत बन जाती है अवाम के लिए सहूलत की बजाय, आपको लगता है कि वज़ीर आला पंजाब जहाँ पे निस्फ से ज़ायद आबादी है, ये गवर्नेंस के लूप होल्स को फिल कर पाएंगी? महंगाई का मसला किसी एक जगह हल हो सकता है या सब कनेक्टेड है? देखिए, उससे पहले तो मईशत को समझना पड़ेगा ना। ये जो तमाम हमारे वज़राए आला हैं, चाहे वो सिंध में है, केपी में है या पंजाब में या किसी और जगह पे, वो पहले मईशत को तो समझे ना। उसके बुनियादी असूल तो अभी आपको ज़ैगम साहब ने बताया। मुझे बताइए, ओवरनाइट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, हफ्ते 10 दिन के अंदर आप 100 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान में इस कमोडिटी मार्केट में डालते हैं एकदम से। यानी हुकूमत वक्त कहती है 12 अरब मेरा, वो कहते हैं 50 अरब मेरा, 8 अरब उसका, फलाने का 22 अरब सिंध का, कुल मिला के 100 अरब के करीब रुपया है। अब ये 100 अरब किसके खिलाफ कंपीट कर रहा है? उन लोगों के खिलाफ जो कि मिडिल इनकम, बड़े मिडिल क्लास किस्म के लोग हैं, जिनको रमज़ान में जाके केला भी खरीदना है, सेब भी खरीदना है, जो मिल जाए थोड़ा बहुत, बेसन के पकौड़े भी बनाने हैं उन्हीं। लेकिन 100 अरब लेके कोई और भी आ गया, और वो जो 100 अरब वाला है वो ऐसे सफाई करता है मार्केट की कि जो आम अपनी तनख्वाह के ऊपर जाके जिसने चीजें खरीदनी है, जो वो 100 अरब का बेनिफिशियरी नहीं है, उसके लिए तो मुसीबत बन जाती है। और वो जो बेनिफिशियरी हैं उनका वो जो 100 अरब वाला मामला है वो सिर्फ 10 दिन चलेगा, हफ्ता 10 दिन चलेगा, लेकिन उस वक्त तक कीमतें उधर पहुंच जाएंगी जहां पे जब वो वापस अपने बाकी 20 रोजे पूरे करने जाएगा तो कीमतें अब उससे कंट्रोल से बाहर जा चुकी होंगी। तो सबसे पहले मईशत को समझें कि जब आप पैसा डालोगे और डिमांड को बढ़ाओगे
और सप्लाई को नहीं बढ़ाओगे, सप्लाई को इंश्योर नहीं कराओगे, तो वो फिर जो, और फिर ये कौन हुकूमत है? ये हुकूमत उन्हीं चीजों के पीछे जाती है, आटा, दाल, चीनी, रूह अफ़ज़ा और फलानी चीजों के पीछे, जिसके पीछे आम आदमी भी जा रहा है खरीदने के लिए। उन्हीं चीजों का पैकेजेस बनाती है। बिल्कुल। तो जब मार्केट तो उसने खा जानी है, उसने खाली कर जानी है, इनको क्या मिलेगा जाके वहां पे? तो बुनियादी सबसे पहले अक्ल और समझ के साथ समझो कि यार ये मईशत के डायनामिक्स और ट्रिगर्स होते क्या है। और दूसरा बड़ा मामला असल में इसका कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है कि मैंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देनी, और अगर आपके अंदर कमाल है तो इस वक्त के आने से पहले अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए, सप्लाई साइड को इंश्योर कीजिए। तो बजाय डिमांड को बढ़ाने के, जो कि एक गलत अमल है, आप सप्लाई बढ़ाइए। जो बाहर का हम मुकाबला करते हैं ना, वहां पे स्टोर भर जाते हैं, हर चीज एक कीमत के ऊपर लग जाती है। यहाँ पे चीजें छुप जाती हैं, वो नीचे दराज में चली जाती हैं, गोदामों में छुप जाती हैं। इसलिए ये फर्क है कि वहां पे हर चीज सामने आ जाती है, इधर छुपा दी जाती है, और इसलिए कीमत को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक हो गया जी। अब सर साहब, ये बाकी हमारे पास क्या सप्लाई का मामला है, क्या सूबाई हुकूमतें, अब तो ये उनके पास इशू है कि महंगाई को कंट्रोल करें, हम क्यों नहीं कोई निज़ाम बना सके इस मामले से लड़ने को? देखिए, बहुत सारी वजूहत है इस पर, निज़ाम क्यों नहीं बना सके इस पर तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन शहजाद साहब ने बहुत एक अच्छा पॉइंट दिया है। मैं इट मेक सेंस, इकोनॉमिक सेंस, कि ज़ाहिर है आपने सप्लाई की अगर बात कर रही हैं तो सप्लाई तो उठा ली उन्होंने, हुकूमतों ने उठा ली, लेकिन ये हुकूमतों का ये जो काम है, ये जो एहसान है गरीबों पे कि वो उनको पैकेट दिए जाते हैं और तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं भी हिसाब लगा रहा था कि अगर आप ऑफिशियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे जाएं तो हर साल 50 से 60 लाख बच्चा पाकिस्तान में नया आता है, पैदा होता है। तो इसका मतलब 5 से 6 लाख नए घराने, तो आपने अभी जितने भी 2 या 3 करोड़ घरों को दिए हैं, 3 करोड़ घरों को शायद दिए हैं, तो उसमें 5-6 लाख घर और शामिल हो जाएंगे अगले साल, उससे अगले साल और शामिल हो जाएंगे। एक दफ़ा 100 अरब दिया है, अब अगले साल 150 अरब, पर कितनी, कोई इज़ देयर एनी एंड टू इट? और ये कहाँ ऐसे वेलफेयर होती है? वेलफेयर स्टेट्स जो हैं, जिनकी मिसाल दे के ये बाहर से डोनर्स ने हमारे सर पे थोप दिया है कि भिखारी बनाए जो लोगों को काम ना करने दो, और जो मिडिल क्लास ख़रीद सकती है केला या वो जो फ्रूट है वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। उसमें होता क्या है? उस वेलफेयर स्टेट जो यूके देख लें, हमारे ये हसन निसार साहब डीएनए की बात करते हैं और मैं उनसे हमेशा इख्तलाफ ही करता हूँ इस बात पे, लेकिन उनका पता नहीं हसन निसार साहब के अल्फाज में इतना असर है या उनका प्रोपेगेंडा इतना असर अंगेज़ है कि मैं सोचना शुरू हो गया हूँ कि वाकई कहीं डीएनए में तो नहीं मसला, कि क्यों ऐसा कि पाकिस्तानी यूके में भी होगा ना तो वो वेलफेयर का पैसा खाएगा, वो काम नहीं करेगा। हमने वही आते उठा के हम यहाँ इंग्लैंड, इतना सा इंग्लैंड बना दिया है कि वेलफेयर के पैसे देंगे। अरे बाबा काम करवाओ, इतनी आबादी, आपके 60 लाख नया बच्चा हर साल पैदा होता है और आप कोई काम उनके लिए रोजगार वो नहीं मुहैया कर रहे, महंगाई नीचे नहीं ला रहे सबके लिए, बस ये उठा के एक महीना, अब 100 अरब में 1 महीना निकला तमाम गरीबों का, उसके बाद 11 महीने कैसे निकलेंगे? कभी सोचा? लेकिन महंगाई जो ऊपर चली गई वो वहीं रहेगी। तो ये जो पिछले सवाल में भी बात हो रही थी ना कि शहबाज शरीफ साहब को क्या करना चाहिए, ये पैकेजेस वाला काम छोड़ें और फोकस करें महंगाई कम करने पे, इन्वेस्टमेंट लाने पे, और ये जो प्राइवेटाइजेशन है कुछ इदारों की वो करने पे। तब अगर मैक्रो लेवल पे चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, तब माइक्रो लेवल पे जाके कुछ लोगों को असर पड़ेगा। लोगों को भिखारी ना बनाएं, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना करें, उन्हें कारोबार दें। यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। उन्होंने कुल्हाड़े में दस्ता डाल के उसको दिया था भिखारी को कि जाओ लकड़ियां काटो और अपने लिए कमाओ और दूसरों के लिए भी लेके आओ। ये नहीं मैं तुम्हें आज तो खाना खिला दूंगा, कल कहाँ से खाओगे। और हमने अजीब मसला बना लिया, पाकिस्तानी जहां भी होगा वेलफेयर पे होगा। बिल्कुल जी, ठीक है। कंक्लूड करते हैं कि लोगों को बनाएं बल्कि रोजगार का इंतजाम करके दें, और जो बुनियाद है वो चारों सूबों को खास तौर पे करना होगी, कीमतों को कंट्रोल करने का मौसर निज़ाम, और साथ ही साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है इसका खात्मा बेहद ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं महंगाई के ऊपर हुकूमतें हाथ डाल सकती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।